बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने अपना यहाँ तक का सबक जो है वो पहले रिवाइज़ किया हुआ होगा। तो हम दुरूद पाक पढ़ के उसके बाद अपने इल्म में इजाफे की दुआ पढ़ के शुरू करते हैं आज का सबक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व कुर रब्बी ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमा। तो सबसे पहले आज हम आगे का हम जो मखरज नंबर 13 पे पहुंच गए थे, हम पहले ये वाला रिवाइज़ कर लेंगे। और कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था, पर्सनल मैसेज में आप लोगों ने कहा हुआ था कि एक दफ़ा से हमें दोबारा से शुरू से देखना है सारे मखरज को। तो एक दफ़ा हम आज का सबक कर लेते हैं क्योंकि पहले भी हमारी एक क्लास जो है मखरज की मिस हो चुकी है। तो इस वजह से हम जो है मखरज व मखारिज की जितनी भी हमारी क्लासेस हैं वो अभी तक हमारे 15 मखारिज हो जाने थे। तो हम 2 मखारिज पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम आराम-आराम से चलेंगे। इंशाल्लाह हम इसको समझकर और एक-एक मखारिज को हम अदा करके अच्छे तरीके से समझ के चलेंगे आगे। तो कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम शुरू से एक दफ़ा सारे देख लें। बिल्कुल, अभी आज हम यही करेंगे। तो हम एक दफ़ा पहले मखरज नंबर 13 जो आज का हमारा मखरज है, हम ये देख के उसके बाद हम शुरू से एक दफ़ा आते हैं दोबारा से, ताकि तमाम मखारिज हमारे रिवाइज़ हो जाएँ और जहाँ पे अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई समझ ना आ रहा हो, किसी किस्म की भी कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप वहीं पे आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम अपने मखरज नंबर 13 के ऊपर आते हैं, जिसका नाम है हरूफ़े लिसविया। हरूफ़े लिसविया में हमारे पास मखरज नंबर 13 या मखरज नंबर 13 आता है, जिसमें हमारे पास 3 हरूफ हैं। और वो 3 हरूफ कौन-कौन से हैं? एक है सा, ज़ाल, व। ये 3 हरूफ हैं। इनको अदा कैसे किया जाता है? किस तरह से पढ़ना है? इनको लिसविया क्यों कहते हैं? लिसविया बेसिकली लिसविया से अरेबिक में लिसा कहते हैं, जो हमारे मसूड़े होते हैं, दांतों के जो मसूड़े होते हैं उनको कहा जाता है। ऊपर वाले दांत जो हैं अब उनकी बात होने जा रही है। तो आप लोगों ने दांतों के नाम भी याद रखे हैं, जिस जिस तरह हमने पहले देखे थे दांतों के नाम। तो जिस तरह हमारे सामने वाले दांत जिनको हम जिन दांतों को हम सनाया कहते थे, याद होगा आप लोगों को, जो बिल्कुल हमारे सामने वाले दांत हैं। इसमें फिर सनाया उलिया जो होते हैं वो हमारे बिल्कुल सामने वाले दांत होते हैं, जो ऊपर वाले सामने वाले 2 दांत हैं। तो जो हमारे सनाया हैं, यानी कि जो सामने वाले 2 दांत हैं, इन हरूफ की अदायगी में वो ऊपर वाले 2 दांत और हमारी ज़ुबान के जो पिछले हिस्से वाले जो एंडिंग पॉइंट है, जो पिछले हिस्से वाला एंडिंग पॉइंट है, वो वाला हिस्सा इन्वॉल्व होता है। ये हरूफ अदा कैसे होते हैं? आपने करना क्या है, जिस तरह से हम शुरू से देख रहे हैं, मैं पहले भी बताता हूँ कि ज़ुबान की नोक और ज़ुबान का किनारा ये दोनों मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। तो ज़ुबान की जो नोक है, नोक कहते हैं जो सामने बिल्कुल आप अगर अपनी ज़ुबान को यूँ थोड़ा-सा बाहर निकाल के उसके ऊपर आप उँगली लगाएँगे तो आपको पता चलेगा ये सामने वाला जो किनारा है, जो सामने वाली नोक है बेसिकली, जहाँ पे ज़ुबान आपकी बिल्कुल सामने वाला जो हिस्सा होता है, उसको हम नोक बोलते हैं। तो ज़ुबान की नोक जब ऊपर वाले 2 दाँतों के सिरे से लगे, अब 2 दाँतों के सिरे वाली चीज़ आप ज़रा समझ लें। अगर आप देखें तो आपके जो दाँत होते हैं, ऊपर वाले 2 दाँत हैं, इनका अ, एक एक हिस्सा होता है जो बाहर वाली साइड पे ख़त्म हो रहा होता है। ये दाँत बिल्कुल नोकीले नहीं होते या ये इतने बारीक नहीं होते कि जिस तरह पेज की तरह बारीक नहीं होते। ये दाँत थोड़े से हमारे जो सामने वाले दाँत हैं, इनकी थोड़ी-सी शेप होती है। जिनका एक हिस्सा जो अंदर वाली साइड पे ख़त्म हो रहा है और एक हिस्सा बाहर वाली साइड पे ख़त्म हो रहा है। तो जो अंदर वाली साइड का हिस्सा है, जो ऊपर वाली जगह जाके जो अंदर वाली साइड का हिस्सा है, उस सिरे के साथ जब हमारे ज़ुबान की नोक लगती है, तो तब ये लफ्ज़ अदा होते हैं। तो अभी आप लोगों ने इस चीज़ की मेरे साथ प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले ज़ुबान की जो नोक है, उसको अपने सामने वाले दाँतों के सामने वाले जो दाँत हैं, उसकी अंदर वाली जो जगह जहाँ पे ये ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन आपकी ज़ुबान देखें जिस तरह भी ये डायग्राम बनी हुई है, ज़ुबान ज़्यादा बाहर भी नहीं निकालनी। आप ये देखें सिर्फ़ ये वाला हिस्सा जो है ये नोक का हिस्सा है। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला हिस्सा आपकी ज़ुबान के साथ टच हुआ हुआ होगा, दाँतों के साथ टच हुआ होगा अंदर वाली साइड पे। जो ये वाला हिस्सा है ये ज़ुबान के ये हिस्सा दाँतों के साथ टच नहीं होगा। तो आपने सिर्फ़ ये वाला हिस्सा दाँतों के साथ रखना है और फिर ये अदा करना है। सा,
अच्छा, जब आप अदा कर रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि थोड़ा सा गैप आ जाता है बिल्कुल अदा करते हुए। जब पीछे से हवा का प्रेशर आता है, जब कोई भी आप लफ्ज़ अदा करते हैं तो बेसिकली आप हवा का प्रेशर बाहर ला रहे होते हैं, तो वो आपका ज़बान और उसके बीच में, दांत के बीच में फासला आ जाएगा। तो वहाँ पे टच करके आपने तब ये लफ्ज़ अदा करना है। सा सा इसको सा नहीं, देखिए सा करेंगे तो ये सीन की आवाज़ या सीटी की आवाज़ बीच में आएगी, तो ये गलत हो जाएगा। इसको बिल्कुल आपने कोई इस तरह का साउंड जनरेट नहीं करना, कोई इस तरह की आवाज़ नहीं आएगी। बहुत आराम से, बिल्कुल ये आराम से अदा करने वाला लफ्ज़ है। सा 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 इसी तरह इसके साथ जो दूसरा लफ्ज़ है ज़ाल, ये तीनों लफ्ज़ इसी तरह अदा होते हैं। इस चीज़ की आपने ख़ास ख़्याल रखना है। ज़ाल भी ऐसे ही अदा करना है, इसको ज़ाल नहीं पढ़ेंगे। ज़ाल पढ़ेंगे तो आप देखें, अगर आप ज़ुबान अंदर लेके चले जाएँगे तो फिर ये ज़ाल, ये ज़ा की आवाज़ मिल रही है, ज़ाल। ज़ुबान अंदर नहीं लेके जानी, ज़ुबान सामने वाले दाँतों के साथ मिला के उसका किनारा, बिल्कुल जो नोक है उसकी सामने वाली, उसको मिलाना है। ज़ाल, ज़ाल, सा, ज़ाल। और तीसरा लफ्ज़ जो है, उसको मोटा अदा करना है। जिस तरह हम शुरू से देखते आए हैं कि हमारे जितने भी पुर हरूफ मैं पहले भी बता चुका हूँ, पुर हरूफ वो होते हैं जिनको हम मोटा करके अदा करते हैं, जिनको अदा करते हैं हमारा मुंह थोड़ा सा गोल और थोड़ा सा वजनी करके हम आवाज को निकालते हैं। तो जो ये वाला लफ्ज है, हरूफे लिसविया का तीसरा हर्फ जो है, वो पुर करके अदा करना है, उसको मोटा करके अदा करना है। अदायगी का तरीका वही है, जब अदा कर रहे होंगे तो मुंह को थोड़ा सा गोल करके वो वो ठीक है, उसी तरह से अदा करना है। सा, ज़ाल, वो, सा, ज़ाल, वो। तो अगर आप में से कोई कोई भी अपनी मर्ज़ी से कोई अपना एक माइक ऑन करके मैं उसको रिवाइज़ करवाता हूँ, अगर आप रिवाइज़ करने की कोशिश करें, तो दूसरों को भी थोड़ा-सा आइडिया हो जाएगा। जी, कोई अदा करना चाहते हैं? कोशिश करनी है किसी ने इन हरूफ की अदायगी की? जी, अदा करें। सा, सा, ज़ाल, जाल, वो। जा, हाँ, इसको ज़ नहीं, थोड़ा-सा कोशिश करें कि दाँतों के साथ ज़ुबान को मिला के व। जा। हाँ जी, मुँह को भी थोड़ा-सा गोल करेंगे। अब देखें, इसको जी, हम व भी नहीं पढ़ेंगे। अब कुछ जी, लोग इसको ज़ भी पढ़ते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। ज़ नहीं पढ़ना, व ये भी नहीं, इसको मुँह को गोल करके व। ठीक है? मैं फिर से एक दफ़ा पढ़ देता हूँ। सा, ज़ाल, वो, मुँह को गोल, थोड़ा-सा वज़नी करके। हाँ जी, और किसी ने पढ़ना है या हम एक दफ़ा मैं सारे रिवाइज़ करवा दूँ क्योंकि जी, सा, दाल, वा। बिल्कुल सही। बिल्कुल इसी तरह से अदायगी हमने करनी है अल्फ़ाज़ की, इंशाल्लाह हम बहुत अच्छा कर लेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अब हमें आहिस्ता-आहिस्ता हमें जो हरूफ की पहचान है वो होना शुरू हो गई है कि कौन-सा जो हर्फ़ है उसके दूसरे के साथ क्या फ़र्क है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि सा भी हम वही इसी उसी आवाज़ में पढ़ रहे हैं, स्वाद की भी वही आवाज़ है, सा की भी वही आवाज़ निकल रही है। तो ये फ़र्क इनमें किस तरह से हमें जब मखारिज का सही पता होगा, हम सही मखरज से सही लफ्ज़ अदा करेंगे तो हमें इन चीज़ों की पहचान हो जाएगी। तो मैं एक दफ़ा शुरू से मखरज नंबर 1 से लेके 13 तक दोबारा से बता रहा हूँ। जो भी लोग जिन्होंने अभी तक इसकी प्रैक्टिस नहीं की, मैं एक दफ़ा आपसे गुज़ारिश करूँगा कि इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हम जब इसकी मश्क पे जाएँगे, जब इनकी मश्क करेंगे तो फिर हम और भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें अच्छे तरीके से हर लफ्ज़ के मखरज का पता होना चाहिए कि कौन-सा लफ्ज़ किस मखरज से अदा होता है। तो सबसे पहला हमारे पास मखरज नंबर 1, जिसमें हमारे पास 3 हरूफ थे और बेसिकली इनको हरूफ़े मद्दा की हालत में हम पढ़ते हैं। मद्दा कैसे होता है? अलिफ, वाव और या। अलिफ से पहले अगर ज़बर आ जाए, अच्छा यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ, अलिफ से पहले कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, अगर उसके ऊपर ज़बर है तो इसका मतलब है अलिफ से पहले ज़बर है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर मीम लिखा हुआ है तो तब अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, नहीं। अलिफ से पहले कोई भी हर्फ हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर उसके ऊपर ज़बर है तो इसका मतलब अलिफ से पहले ज़बर आ गया, अलिफ मद्दा कहलाएगा। तो कैसे पढ़ेंगे? मालिकी, मालिकी। इसी तरह वाव से पहले अगर पेश कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, अऊज़ु,
अऊज़ु, अब इसको औज़ु नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि औज़ु पढ़ेंगे तो वो फिर मद्दा नहीं बनेगी, तो इसको इसीलिए थोड़ा सा मद्दा करके हम अऊज़ु। इसी तरह या से पहले ज़ेर, अब ज़ेर का ज़रूरी नहीं है को उससे पहले क्या लफ्ज़ हो, कोई भी लफ्ज़ हो सकता है। रहीम, रहीम, ये थे हरूफ़ मद्दा मखरज नंबर 1 से अदा होने वाले। अब उसके बाद हमारे पास हरूफ़ हलकी थे। हरूफ़ हलकी में हमारे पास 3 मखरज आते हैं, मखरज नंबर 2, 3 और 4। मैं साथ-साथ आप लोगों को पुर हरूफ का भी बताता जाऊँगा कि हमारे पास कौन-कौन से हरूफ जिनको हमने पुर करके पढ़ना है, यानी कि जिनको मोटा करके अदा करना है। तो सबसे पहले मखरज नंबर 2 से हमज़ा, ह, इसको सिंपल, कोई इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं करना, कोई आपने वज़न नहीं डालना, आराम से। हमज़ा, ह, उसके बाद आइन, ह, आइन, ह, हमारे हलक से निकल रहा है, ठीक है? हलक से आइन, ह, उसके बाद गॉइन, खौ। अब ये दोनों हमारे हरूफ क्या हैं? मोटे हैं। गॉइन, खौ। जब आप कोई भी लफ्ज़ अदा करेंगे, कोई भी हर्फ की अदायगी करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर हमारा मुँह मोटा हो रहा है, मुँह गोल हो रहा है और हम उसके ऊपर थोड़ा-सा वज़नी आवाज़ निकाल रहे हैं, तो वो हमारा पुर हरूफ कहलाएगा। तो ये देख लें, गॉइन, खौ। शुरू से देख लेते हैं। हमज़ा, ह, आइन, ह, गॉइन, खौ। तो ये 3 हमारे, इन 3 में से हमारे पास जो मखरज नंबर 4 है, वो हमारा पुर हरूफ कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास हरूफ़ लहातिया। अच्छा, जिस तरह हमने हरूफ़ हलक़ी देखे, इस तरह अब हमारे पास हरूफ़ लहातिया में 2 मखरज आते हैं। उसमें 3 आ रहे थे, इसमें 2 मखरज आते हैं। पहले मखरज नंबर 5 में से क्या अदा होता है? क़ाफ़। ये भी पुर हरूफ में आता है, मोटा अदा करना है। क़ाफ़, क़ाफ़, इसको हम काफ नहीं पढ़ेंगे, क़ाफ़, मुँह को गोल करके। और कहाँ से अदा होना है? ये यहाँ से, जहाँ पे हमारा ये गोश्त होता है लटका हुआ, कव्वा जिसको हम बोलते हैं, यहाँ से अदा होता है। अब उसी से ज़रा-सा नीचे आ जाएँ, जो मखरज नंबर 6 से अदा होता है, तो ये लफ्ज़ हमारा पुर नहीं है। इसमें ये फ़र्क है। काफ, ये बिल्कुल सिंपल से काफ। तो क्या फ़र्क है दोनों में? क़ाफ़, काफ, क़ाफ़, काफ। तो ये हरूफ़ लहातिया थे। उसके बाद हमारे पास हरूफ़ शजरिया। हरूफ़ शजरिया में हमारी ज़ुबान का दरमियान वाला हिस्सा और तालु। अब याद होगा आप लोगों को, हमने देखा था नरम तालु की बात की थी और सख्त हड्डी वाला जो होता है उसकी भी बात की थी। तो अदा कैसे करने हैं? जीम, शीन, या। ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा जब ऊपर तालु के साथ मिल रहा है, तो कैसे करना है? जीम, शीन, या। इनमें से कोई भी हरूफ पुर नहीं है, तीनों हरूफ सिंपल अदायगी वाले हैं। मखरज नंबर 7 से 3 हरूफ अदा होते हैं, जीम, शीन, या, और इनको हरूफ शजरिया कहा जाता है। तो यहाँ तक हमने कौन-कौन से देख लिए? हरूफ मद्दा, हरूफ हलकी, हरूफ लहातिया, हरूफ शजरिया। उसके बाद हमारे पास एक ही हर्फ था और जिसकी अदायगी हमने देखी थी कि किस तरह से करनी है, थोड़ा-सा ये मुश्किल था। इसमें हमारे पास एक ही हर्फ है, तो हर्फ हाफिया। अब मैंने इसको बहुत तफ़सील से बताया था और समझाया भी था कि इसकी अदायगी, इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। सबसे ज़्यादा इसकी एक्सरसाइज़ करनी है, इसकी मशक करनी है, ताकि इसकी अदायगी की हमें समझ आ जाए। ना ये ज़ुआद है, ना इसको दुआद पढ़ना है, ना इसको दौद पढ़ना है, इसको किस तरह से पढ़ना है, इसकी असल आवाज़ क्या है? अपनी ज़ुबान की जो जो किनारा है, अब यहाँ पे वो बात आ गई किनारा और नोक वाली, जो ज़ुबान की नोक होती है वो कोई और होती है, वो सामने वाली जगह होती है। जो किनारा है वो लेफ्ट और साइड वाला किनारा है। तो ज़ुबान का लेफ्ट साइड वाला, यानी कि दाहिनी बाएँ साइड वाला आपका जो किनारा है, उसकी ऊपर वाली जो उसकी दाढ़ें हैं, उन दाढ़ों के साथ मिलाते हुए आपने इस लफ्ज़ की अदायगी करनी है। बौद, बौद। तो ये आपको महसूस होगा कि थोड़ा-सा लेफ्ट साइड की हिस्से से आपकी अदायगी हो रही है इस लफ्ज़ की। तो इसकी इसकी सबसे ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है, जो हमारे पास क्या है? हर्फ़े हाफ़िया, और इसमें कौन-सा मखरज आता है? मखरज नंबर 8। तो यहाँ तक हमारे मखरज 8 हो गए। उसके बाद हमारे पास हरूफ़े उर्फ़िया। अच्छा, यहाँ तक आप देख लें, एक दफ़ा हम फिर से गिन लेते हैं। सबसे पहले हरूफ़े मद्दा थे, 1 नंबर 1।
اس کے بعد حروف حلقی تھے نمبر 2. نمبر 3 پہ ہمارے پاس حروف لہاتیہ تھے. نمبر 4 پہ ہمارے پاس حروف شجریہ تھے. نمبر 5 پہ ہمارے پاس حرف حافیہ. تو 5 اقسام ہو چکی ہیں. اب یہ چھٹی اقسام پہ ہم آ گئے ہیں جو ہے حروف طرفیہ. اس میں 3 حروف تھے اور 3 ہی مخرج بھی تھے، 9، 10 اور 11. ہر مخرج میں سے ایک حرف کی ادائیگی ہو رہی ہے. تو سب سے پہلا کیا تھا؟ لام. ادائیگی ہم نے دیکھ لی تھی کس طرح سے کرنی ہے. اوپر والے دانتوں کو اور کچھ دانوں کو پھر آپ کی زبان کی جو نوک ہے اس کو ملا کے ایک ایک کر کے ہم داڑھ کو ختم کرتے کرتے آخری لفظ پہ پہنچتے ہیں. اور پھر اس کا آخری جو حرف ہے وہ پر حروف ہے، پر حروف میں سے آتا ہے، یعنی کہ اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے. تو سب سے پہلا لام. مخرج نمبر 10 سے نون. لام نون. اچھا، نون کو آپ دیکھیں، نون ادا کرتے ہوئے ہمارا منہ گول ہوتا ہے، لیکن نون پر حروف میں سے نہیں آئے گا. یہ غنہ والے حروف ہیں، ان کو ہم پھر بعد میں دیکھیں گے، ابھی ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے. تو یہ پر حروف میں نہیں آتا. اس کے بعد مخرج نمبر 11 سے ہمارا را. را تو یہ ہمارا پر حروف میں آتا ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس حروف نطعیہ جو ہم نے آخری کلاس میں دیکھے تھے. کون کون سے تھے؟ 3 حروف تھے اور تینوں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں، مخرج نمبر 12 سے. تینوں کی ادائیگی کیا ہے؟ تا، دال، تو. اب تو جو ہے دوبارہ سے پر حروف میں آ گیا. 2 حروف سمپل اور ایک حروف پر آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے. تا، دال، تو. ادا کیسے کرنا ہے؟ زبان کی نوک دانتوں کے اندر والی سائڈ پہ، سامنے والے جو ہمارے ثنایا ہیں، آپ کے ثنایا جو دانت ہیں ان کے اندر زبان کی نوک کو رکھنا ہے. اب دیکھیں ایک ایک سٹیپ کر کر کے ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں. تو اب زبان کی نوک دانتوں کے اندر، سامنے والے دانتوں کے اندر کی جڑ سے لگا کے تا، دال، تو، تا، دال، تو. اس کے بعد جو آج ہم نے پڑھا حروف لثویہ. حروف لثویہ میں زبان کی وہی نوک جو ابھی ہم سامنے والے دانتوں کے، یعنی کہ جو ہمارے ثنایا دانت ہیں ان کے اندر رکھ رہے تھے، اب انہی کے نیچے جو سرا ہوتا ہے، سرا جو ہماری جہاں پہ دانت شروع ہو رہا ہے، یا جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے سامنے سے جہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ہم نے بیچ میں رکھنی ہے نوک. زبان کو زیادہ باہر نہیں نکالنا، اس چیز کا خیال رکھنا ہے. زیادہ باہر نہیں نکالنا، بالکل صرف نوک لے کے آنی ہے بھائی. بالکل آپ کو ہلکا سا صرف محسوس ہوگا کہ زبان کی نوک باہر آئی ہے. اور ادا کیسے کرنے ہیں؟ وہی آپ دیکھ لیں کہ 2 حروف جو ہے وہ ہمارے بالکل صحیح نارمل ادا ہوتے ہیں، اور جو تیسرا حرف ہے وہ ہمارا پر حروف میں سے آتا ہے. تو کون کون سے ہیں؟ تا، زال، و، تا، زال، و. تو یہ ہمارے حروف لثویہ تک مخرج نمبر 13 تک ہم پہنچ گئے ہیں. اب اس کے بعد ہمارے پاس ٹوٹل 4 ہی مخرج رہ گئے ہیں، اور وہ بہت آسان ہے، وہ اتنے مشکل نہیں ہے. تو میں آپ سے پھر سے ایک دفعہ گزارش کروں گا کہ یہاں تک آپ بھرپور پریکٹس کریں اپنے الفاظ کی، تاکہ جب ہم ان کی مشق پہ جائیں، جب ہم ان کی ایکسرسائز کریں، تو تب ہمیں کوئی اس طرح کی پرابلم نہ ہو کہ ہمیں کسی حروف کا یا کسی بھی حرف کا ہمیں مخرج نہ پتہ ہو، ان کی اقسام نہ پتہ ہو. تو آپ نے یہ حروف کی اقسام، ساتھ ان کے مخرج اور وہ کون کون سے حروف ہیں، یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے. تو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھ لیں. حروف لثویہ 3 حروف ہم نے دیکھ لیے کون کون سے ہیں. اس سے پہلے حروف نطعیہ. اب ان کو اگر آپ کو زیادہ مشکل ہو رہی ہے تو کوئی اس طرح سے آپ کر لیں کہ جس طرح سے دیکھیں حروف لثویہ میں تا آ رہا ہے تو اس کی یہ والا گروپ ہے. حروف نطعیہ میں تو آ رہا ہے تو اس کے اندر ہمارا یہ والا حرف ہے. اس کے بعد حروف طرفیہ میں، اچھا اس کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا. طرفیہ میں بھی تو آتا ہے، لیکن حروف طرفیہ جس طرح میں نے اس دن آپ کو تفصیل سے بتایا تھا ان کو طرفیہ کیوں کہا جاتا ہے، اس طرح آپ کچھ اردو کے الفاظ ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ ملا کے آپ ان کو یاد کر سکتے ہیں. لیکن جس طرح بھی آپ کو بہتر لگے، بس آپ نے حروف کی اقسام، اس کے مخرج اور ان کے الفاظ جو بھی اس کے اندر حرف آتے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد حرف حافیہ، یہ ایک ہی ہے، یہ آسان ہوگا.
اس کے بعد حروف شجریہ شین جیم اور یاد اس میں تینوں آ رہے ہیں، تو آپ اس طرح سے یاد کر سکتے ہیں۔ حروف لہاتیہ قاف اور کاف، قاف اور کاف۔ اس کے بعد حروف حلقی، یہ تو کافی سارے لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا۔ حروف حلقی یہ ہمارے بہت ہی کہنے کے سب سے بیسک حروف ہوتے ہیں، جن کو سب سے پہلے ادا کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، اور اس سے پہلے حروف مدہ۔ تو اب ہم اپنی ڈائیگرام پہ واپس آتے ہیں، جو ہماری ڈائیگرام ہے اس کے اوپر آتے ہیں۔ تو دیکھیں ہم اپنے حروف کی ترتیب میں آ رہے ہیں، اور کہاں تک ہم پہنچ گئے، اپنی زبان کے نوک تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہاں سے دیکھیں تو ہمارا یہاں سے یہ شروع ہو رہے تھے حروف مدہ سے، حروف مدہ سے ہم شروع ہوئے۔ اس کے بعد ہم نے نیچے والے حلق کا دیکھا، نیچے والے حلق سے ہم نے 2 الفاظ ادا کیے، اس کے بعد اوپر والا وسط حلق، درمیان والا حلق، اور اس کے بعد اوپر والا حلق، یعنی کہ جہاں پہ ہمارا وہ ہوتا ہے کہنے کے گلا شروع ہوتا ہے، یا آپ کا یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جہاں پہ کوا ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ گوشت لٹک رہا ہوتا ہے، وہ والا حصہ، وہاں سے 2 حروف، حروف لہاتیہ۔ اور میں ساتھ ساتھ آپ کو حروف کے بھی نام بتاتا جاؤں، حروف مدہ، حروف حلقی، حروف لہاتیہ، اس کے بعد حروف شجریہ، جس میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ زبان کے درمیان والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں، اور یہ دیکھیں زبان کا درمیان والا حصہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس کے بعد زبان کے کنارے سے کون سا تھا؟ حرف حافیہ۔ تو حرف حافیہ ہمارے زبان کے اس طرف سے کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد زبان کی یہ والا جو حصہ ہے جو جس میں ہمارا آگے والی نوک انوالو ہے، لیکن یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ والا حصہ ان داڑوں سے بھی مل رہا ہے۔ تو یہ کون سے حروف تھے؟ حروف طرفیہ۔ ہم نے دیکھا تھا اس میں کچھ میں آپ کی یہ والی داڑیں دواحق جو آپ کے دانت ہیں یہ انوالو ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے حروف طرفیہ کے بعد جو ہم نے اس کے بعد دیکھیں ہمارے پاس حروف جو ہماری زبان کے نوک سے ادا ہونے والے ہیں، حروف نطعیہ، ٹھیک ہے، جو ہمارے میں نے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے بتا دیا۔ تو حروف نطعیہ میں ہمارے پاس یہ والے 3 حروف جس میں زبان کی نوک انوالو ہوتی ہے، لیکن وہ اندر والی سائڈ پہ ہوتے ہیں، صحیح، اندر والی سائڈ پہ آپ کو یاد ہوگا زبان کی نوک اندر والی سائڈ پہ ہوتی ہے ان دانتوں کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جو آج ہم نے آخری جو حروف دیکھے حروف لثویہ، اس میں کیا تھا؟ ہمارے دانت جو یہ سامنے والے دانت ہیں ان کی نیچے والی جگہ جو جہاں پہ وہ شروع ہو رہے ہیں وہاں پہ ہماری زبان کی نوک ٹچ ہو رہی ہوگی، یا ہم نے نوک رکھی ہوئی ہوگی۔ تو کیسے ادا کیے تھے ابھی؟ ثا ذال و، ثا ذال و۔ تو یہ آپ نے اس کی پریکٹس کر لینی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس بہت ہی کم حروف رہ گئے ہیں، صرف 4 مخرج رہ گئے ہیں۔ ہم نے اپنے 13 مخرج پورے کر لیے ہیں، صرف 4 مخرج رہ گئے ہیں۔ تو اس چیز کی آپ لوگ بھرپور پریکٹس کریں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ عزوجل ہم جب یہ ختم کریں گے تو ہم تمام احباب انشاءاللہ اپنے جو مخارج ہیں ان کو ہم درست کر چکے ہوں گے۔ تو یہاں تک اپنا سبق کمپلیٹ کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہو یا کوئی کچھ پوچھنا چاہتا ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ جی چلیں ہم یہاں پہ اپنا ختم کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اے اللہ ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہمارا اس کو پڑھنا یہ ہماری کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، اور ملک پاکستان کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے۔ آپ سب کو میری طرف سے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔